पहले तो आप ये पूरा मैप देखिए, ये है पाकिस्तान का मैप। पूरे मैप के अंदर एक ऐसा एरिया नहीं है जो पूरी तरह से डेंजर ज़ोन से बाहर हो और पूरी तरह से सेफ हो। क्लाइमेट चेंज और मौसम की जो तब्दीली है, वो पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचा रही है। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एरिया हमारे लिए बन जाता है, वो केपीके का, आज़ाद कश्मीर का और गिलगित-बल्तिस्तान का जो एरिया है, वो बन जाता है। अब ये एरिया इसलिए ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर 7200 के करीब ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ये दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हमारे पास पाए जाते हैं, मतलब कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के बाद जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इन ग्लेशियर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कराकरम, हिमालयाज़ या हिंदू कुश में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये तीनों जो हिस्से हैं हमारे पास, ये पाकिस्तान के जो फ्रेश पानी है ना, साफ पानी की जो सबसे बड़ी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यही पानी जो है बाद में मेल्ट करते हैं ये ग्लेशियर्स और पूरे मुल्क के अंदर ये पानी पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अब वजह ये हो रही है कि पिछले कई सालों के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, तो उससे ये ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पिघलना स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल इनमें सबसे बड़ा जो एक ग्लेशियर पाया जाता था, पोसो नाम का एक ग्लेशियर था, वो पिछले 40 सालों के अंदर 1977 से लेकर 2014 के करीब तक वो जो है वो 10% तक जो है वो अपनी ग्रोथ से नीचे आ चुका है। मतलब इतना वो पिघल चुका है। मतलब हर महीने जो है वो 4 मीटर की जो है ना उसमें कमी देखने को मिल रही है। एक टाइम पे ये जो ग्लेशियर था इतना बड़ा हुआ करता था कि दूर से भी आप इसे देख सकते थे, लेकिन आज के टाइम सिर्फ इसकी एक चोटी जो है ना वो दूर से नजर आती है। अब इस तरह की मेल्टिंग से अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो है ना इससे फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब फ्लड्स क्या होते हैं, इसे कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की वजह से एकदम से फ्लड वहां पर आ जाते हैं केपीके के एरियाज के अंदर। और साथ में खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में तबाही इसलिए भी मचती है क्योंकि वहां पर जो है ना उन्होंने बहुत सारे जो दरख्त है वो काट दिए गए हैं। मतलब 2001 से लेकर 2024 के करीब के अंदर, इस थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना इन्होंने तकरीबन 11% के करीब जो है ना वो दरख्त केपीके से खत्म कर दिए हैं। तो उसकी वजह से भी हमें फायदा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत से लोग मर रहे हैं इन फ्लड्स की वजह से। अब वजह ये होती है कि जो खैबर पख्तूनख्वा या केपीके के जो फ्लड्स होते हैं वो सिर्फ वहां तक नहीं रुकते, बल्कि उसके बाद पंजाब और सिंध के अंदर भी ये तबाही मचाते हैं। पाकिस्तान में जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से है। मतलब एक बड़ा रिवर है, इंडस रिवर है, और वो केपीके से होते हुए पंजाब के अंदर दाखिल होता है। साथ में छोटे छोटे दरिया हैं जिनके जरिए पूरी तरह से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेकिन वजह यह है कि ये जो सिस्टम बनाया गया था ये आज से 100 साल पुराना है, मतलब ब्रिटिश दौर से चलता आ रहा है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। इसके ऊपर जो हमने तरबेला डैम या जो मंगला डैम भी बनाया था वो भी 1970 से पहले के हमने ये चीजें की थी। मतलब नया कुछ भी हमने इसके ऊपर बनाया नहीं है। अब इससे हो ये रहा है कि जितनी भी रिवर्स हैं उसकी कोई प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से उनकी जगह सेलेक्ट नहीं है कि कहाँ से वो पानी बहेगा, और लोगों ने ऊपर घर बना लिए हैं जिसकी वजह से बहुत से एरियाज को क्लोज कर दिया गया है। बहुत से रिवर्स की जो जगह हैं वो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब जब बारिश होती है, जब फ्लड्स आते हैं, तो वो पूरे पंजाब के अंदर तबाही मचाते हैं और पूरे पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसको इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब 2022 के अंदर 2.7 बिलियन का हमें नुकसान देखने को मिला था पूरे पंजाब के अंदर। पंजाब जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। वो इस तरह से कि 70% जो हम लोग एग्रीकल्चर उगाते हैं वो पंजाब के अंदर उगाते हैं, 40% लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग गंदम जाती है या लोगों के पास वो पंजाब से ही जाते हैं। इसीलिए पंजाब को ना वो पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। लेकिन वजह ये हो रही है कि इस तरह के फ्लड से एक तो पंजाब के अंदर नुकसान पहुंचता ही है, दूसरी वजह ये है कि रिवर से जो पानी आता है ना उसे 90% जो पानी होता है वो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे, फ्रेश वाटर। लेकिन वजह ये हो रही है कि पिछले कई टाइम से अगर आप ये ग्राफ देखें तो पानी के अंदर एक कमी स्लाइटली हमें देखने को मिल रही है इन दरियाओं के अंदर। साथ में पहले ये था कि 90s के टाइम में ना पाकिस्तान में जो एक आदमी के लिए जो पानी था वो 5000 क्यूबिक के करीब था, लेकिन आज के टाइम ये जो पानी है वो तकरीबन 1000 या 900 के करीब रह चुका है पानी का। ठीक है, मतलब इस तरह से पानी की जो है वो एक कमी भी देखने को मिल रही है। साथ में ये होता था कि पहले ना पानी को हम प्रिडिक्ट कर पाते थे, मतलब पानी जो सर्दियों में पानी आता था वो बारिश के जरिए आता था। अब गर्मियों में जो पानी आता था वो आता था ग्लेशियर के पिघलने से। लेकिन अब अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है कि कब पानी ज्यादा आ जाएगा, कब पानी आ जाएगा, ये पता नहीं होता। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि इन रिवर्स के जरिए वो फ्लड्स आ जाते हैं और इसकी वजह से पूरे पंजाब के अंदर तबाही मचाते हैं। इसके बाद जो सिंध का एरिया आ जाता है, कराची आ जाता है। अब ये हमारे लिए फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन वजह यह है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज का जो सिस्टम बना हुआ है ना वो ब्रिटिश आज से चलता आ रहा है, और यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 40 मिलियन की ही कैपेसिटी है। और आज के टाइम जो बारिशें होती हैं, जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से बारिशें होती है, वो मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर जो है 100 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए पूरा जो है कराची वो है वो एकदम से डूब जाता है। यही सिचुएशन हमें लाहौर के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है कराची के लिए, यह आता है समंदर का एरिया, क्योंकि 1050 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसके साथ शेयर करते हैं समंदर के साथ।
अब पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है समंदर है उसका पानी जो है वो एक्सपैंड करता जा रहा है। मतलब 1956 में से लेकर 2000 के टाइम तक जो पानी है उसमें 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का इजाफा हर साल हमें देखने को मिलता रहा है। मतलब अब समुद्र एक्सपैंड क्यों कर रहा है? इसके 2 रीज़न हैं, ठीक है? एक रीज़न ये है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, ठीक है? और जो समंदर है वो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उससे अब्ज़ॉर्ब करता है। पूरी दुनिया की जो गर्मी है ना वो समंदर आज के टाइम अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लेकिन उससे हो ये रहा है कि समंदर का जो पानी है ना वो गर्म होता जा रहा है। जब पानी गर्म होता है ना तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक्सपैंड करने लग जाते हैं। इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से पानी जो है ना वो फैलता जा रहा है। साथ में ये हो रहा है कि गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के अंदर पिघल रहे हैं। अंटार्कटिका के बड़े-बड़े ग्लेशियर जो सालों से वहाँ पर जमे हुए थे, वो आज के टाइम पिघल रहे हैं और वो समंदर के अंदर गिर रहे हैं। तो उससे भी पानी के अंदर इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये हमें आज के टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है? और इसकी वजह से जो कराची के कोस्टल एरियाज़ हैं, जो किनारे के पास के जो एरियाज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा डेंजर ज़ोन में आ जाते हैं, ठीक है? साथ में जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि पहले ही वहाँ पे जो तुर्बत का एरिया है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, ठीक है, पाकिस्तान से। ऊपर से वो पहले ही सहरा है, वहाँ पे पहले शहर ही के गर्मी बहुत मुतल्लिक ज़्यादा है, मालूमात, ज़मीन बंजर है, ज़रीना व फसलें वगैरह झील उग नहीं की सकती सैर, और टेम्परेचर जब शेख वहाँ पे और हुसैनी ज़्यादा मज़ार राइज़ की कर रहा है, तो ज़ियारत उसकी वजह से वहाँ पर जो जानवर और वगैरह हैं, दोस्त उनके अंदर भी ज़्यादा खराबी हमें देखने को मिल रही है। अब बलूचिस्तान के अंदर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर लोग जो है ना वो माइग्रेशन कर जाते हैं वहाँ से और पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज़, जो सिटीज़ हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई भी एरिया इस तरह से सेफ नहीं रहता। आप पंजाब के अंदर हो, केपी के अंदर हो, आप कहीं भी हो पाकिस्तान के अंदर, आपको क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और हमारा जियोग्राफी ही ऐसा है जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वरना जो हम कार्बन एमिशन है जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है हमारा वो सिर्फ 1% का ही है। गर्मी के अंदर जो बढ़ाने के अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 1% का ही है। कुछ हद तक एग्रीकल्चर का बन जाता है, कुछ हद तक जो है वो हमारा बन जाता है इंडस्ट्रियल बन जाता है, जिसकी वजह से हम गर्मी प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है ना, वो दुनिया के अंदर जो ये लोग वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडस्ट्रीज इन्होंने लगा रखी हैं, उसकी वजह से जो गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से पाकिस्तान को इसके अंदर जो है वो नुकसान होता है। ये तो वो चीज़ें थी जो पास्ट में हो चुकी थी। आज जो आप फ्लड्स देख रहे हो, ये हमारे पुराने कारनामों की वजह से हो रहे थे। लेकिन अब उन्होंने हमें 2050 का नया अल्टीमेटम, नया टारगेट दे दिया है कि 25 सालों के अंदर पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा डेंजर हो सकता है और ज़्यादा यहाँ पर तबाहियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये चीज़ उन्होंने तय कैसे की है? वजह ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसका इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से, ठीक है? अब वो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो 1960 तक जो से लेकर 2025 तक जो था, वो 0.5 का इज़ाफ़ा हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2050 तक जो है वो इज़ाफ़ा पता है कितना हो जाएगा? वो तकरीबन 1.3 या 1.5, मतलब अभी तक जो बढ़ा है उससे डबल या ट्रिपल हो सकता है और आगे भी ये रुकने वाला नहीं है बल्कि उससे ऊपर ही जाएगा। Human activity is the cause. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2. अब टेम्परेचर के ज़रिए जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर कुछ बदलेंगी वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो टेम्परेचर के ज़रिए ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो सर्दियों का मौसम है वो कम होता जा रहा है, ठीक है? गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। साथ में टेम्परेचर जो है वो अब पहले ये होता था कि पंजाब के एरियाज़, लाहौर वगैरह के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती थी और नॉर्थ के जो एरिया हुआ करते थे वो ठंडे रहा करते थे। अब वो कहते हैं कि नॉर्थ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है? और साउथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्मी कम हो जाएगी। कि जो गंदम वगैरह हम उगाते हैं पंजाब के अंदर, वो उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी, उसको एक नुकसान हमें देखने को मिलेगा। साथ में जो केपीके के अंदर गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल जाएँगे ज़्यादा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जी हमें जो है वो केपीके के अंदर अपनी जो है ना गंदम वगैरह या ऐसी क्रॉप्स को वहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम वहाँ पर लेबर कहाँ से लाएँगे, चीज़ें कहाँ से वहाँ पर मेंटेन करेंगे? ये एक और बड़ा मसला बन जाता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 2040 तक जो है ना वो पाकिस्तान की जो फसलें हैं उसमें 8 से 10% की कमी भी देखने को मिल सकती है। साथ में बारिशों को भी अब जो है ना वो प्रेडिक्ट करना या उसको वो भी करना मुश्किल हो चुका है। वजह ये है, पहले पाकिस्तान में बारिशें होती थी, सर्दियों की जो बारिशें थी वो जनवरी-फरवरी में होती थी। अब वो कह रहे हैं मार्च के अंदर होंगी। अब गर्मियों की जो बारिशें पाकिस्तान में होती थी वो होती जून-जुलाई के अंदर, अब वो अगस्त के अंदर कह रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो इसके साथ आती है वो आते है पानी। पानी इसलिए मसला क्रिएट कर रहा है कि एक तो उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है? वो तबाही तो हमारे साथ हो रही है, लेकिन फ्लड्स के जाने के बाद जो पानी की कमी हो रही है, तो वो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है कि हमारी ऐसी क्रॉप्स जो हम लोग पानी के ऊपर ही उगाते हैं, जैसे कॉटन है, शुगर है। अब शुगर का इतना मसला नहीं है, लेकिन जो कॉटन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 लार्जेस्ट हैं हम दुनिया के अंदर जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो चलती ही कॉटन के ऊपर है। अगर यही बंद हो जाएगा तो हमें एक
वो बड़ा नुकसान इस तरह से भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसके साथ जो एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है कि पानी की कमी की वजह से ज़्यादा जो हाइड्रो पावर को ज़्यादा पानी नहीं मिल सकेगा, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। साथ में ये है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी गर्म होगा, जो पावर प्लांट्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो ज़्यादा वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। साथ में ये है कि ज़्यादा यूजेज बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने लगेंगे, तो उससे भी लोड शेडिंग बढ़ सकती है। साथ जब बारिश या फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। 2022 में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हमें इस तरह से भी फेस करना पड़ सका था। हमें कराची या सिंध का जो एरिया है वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम में इसलिए आ जाता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स 2050 के अंदर देखने को मिल सकते हैं या बहुत सारी तबाही इस तरह से भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सी फूड जो है उसके अंदर कमी हो सकती है, उसके स्पीशीज़ के अंदर कमी हो सकती है। अब आपको पता है सी फूड से हम 500 या 400 मिलियन की रेवेन्यू कमाते हैं हर साल, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है। अब पाकिस्तान को ये जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए कर रहा है, एक तो हमारी ज्योग्राफिया की वजह से क्योंकि हमारे एरियाज़ ऐसे हैं, ठीक है। दूसरा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो है ना वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे जो पूरा ही जीडीपी कमाते हैं, जो भी हम कमाई करते हैं, वो ज़्यादातर जो होती है वो एग्रीकल्चर या जो है नेचुरल रिसोर्सेज से होती है। तो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट ही नेचुरल रिसोर्सेज को पड़ता है और उसी की वजह से हमें एक ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है आज के टाइम, ठीक है।